Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इन दोनों आर्टिकल को हम बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है और क्या इसमें लिखा गया है। ये सब चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, इन दोनों को अगर हम एक साथ में जब देखते हैं तो इन दोनों को एक साथ में हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? 2 आर्टिकल, 29 एंड आर्टिकल 30। इन दोनों का अध्ययन हम क्या है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों में करते हैं। दूसरा इसको हम क्या कहते हैं? दूसरा हम इसको अल्पसंख्यकों का अधिकार भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 का सबसे पहले बेसिकली इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें सिर्फ 2 क्लोजेस हैं, दोनों क्लोजेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोज 1 लेते हैं। तो क्लोज 1 अगर इसमें देखा जाए तो क्लोज 1 में बेसिकली लिखा गया है कि नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। क्या मतलब हो जाएगा? देखिए, यानी कि नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार उनको प्राप्त है। ये कहाँ प्राप्त है? आर्टिकल 29 की क्लोज 1 से इनको ये मिला हुआ है। अगली चीज हम जानते हैं इसके बाद में। तो क्लोज 2 क्या कहती है इसकी? तो क्लोज 2 बेसिकली इतनी कहती है कि द्वारा, और ध्यान रखना है यहाँ राज्य का मतलब कहती है कि द्वारा, और ध्यान रखना है यहाँ राज्य का मतलब हो जाएगा आर्टिकल 12 वाला। हम जितनी बार हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का मतलब जो भी आपको देखना है तो आप लिंक पे जाइए और वहां पे आर्टिकल 12 में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो राज्य के द्वारा निर्मित, क्लोज 2 क्या कह रही है? कि राज्य के द्वारा निर्मित शैक्षणिक संस्थाओं राज्य के द्वारा निर्मित शैक्षणिक संस्थाओं में किसी व्यक्ति का प्रवेश, किसी व्यक्ति का प्रवेश केवल जाति, धर्म, मूल वंश अथवा
अथवा भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ये जो है आर्टिकल 29 की क्लोज 2 थी। दोनों क्लोजेज में हमने इसको देख लिया। पहली क्लोज क्या कहती है कि नागरिकों के और ये से संबंधित मतलब क्या हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी निवासी रहते हैं या जो भी नागरिक है वहाँ के सिटीजन्स जो है, उनके किन्हीं वर्गों के अपनी भाषा, उनकी एक अलग भाषा हो सकती है। भारत एक में एकता वाला देश है, सभी को पता है। तो यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे जहाँ पे लिपि जो है वो भी अलग अलग है। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 का सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना है, लिखा है इसका नाम कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थान और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखते हैं क्या है इसमें आर्टिकल में और क्या क्या चीजें हमें हमारे सामने निकल के आती हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले इसकी क्लोज 1 लेते हैं, क्लोज फर्स्ट। तो पहली क्लोज में बस इतना लिखा है, जो इसका नाम है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनको अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही उनका प्रशासन भी वो कर सकते हैं। सिमिलर लाइन यहाँ हम कह सकते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि बस इतना है थोड़ा सा कि धार्मिक और भाषाई संस्था अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं ठीक है कि वो अपनी जो धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का मतलब हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्लोज 1 में इसकी सब क्लोज है 1A, या दूसरा क्लोज ही इसको हम कह सकते हैं कि क्लोज है अगली A। तो उसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें जो ये शैक्षणिक संस्थाओं के इसमें आया है, इस शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो इसको स्थापना करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ना कुछ आय या कुछ इनकम, कुछ खर्चा उसमें लगेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए जो संपत्ति है उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। तो इसमें बस इतना गया है कि जो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए जो संपत्ति का अर्जन होगा, वो बस इतना ध्यान देना है कि इसको रेगुलेट करेगी। कौन रेगुलेट करेगा? राज्य उसको रेगुलेट करेगा और ध्यान देगा कि कहीं ऐसा नहीं हो, कोई जो कानून बनाया गया है उसमें किसी दूसरे की संपत्ति का ना हो जाए, किसी दूसरे की संपत्ति का उसमें अतिक्रमण ना हो जाए। बस इतना इसमें निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे कि संपत्ति के अर्जन के लिए जो उससे रकम है, मान लीजिए कोई कुछ ज़्यादा बढ़ा दी हो या फिर कुछ ऐसा, तो ध्यान रखना है। इसके आर्टिकल 30 की क्लोज 1A में इसका जिक्र दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं क्लोज 2 क्या कहती है। देखिए क्लोज 2 इसके इतना कहती है कि शिक्षा संस्थाओं को
सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद या भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। मतलब क्या हुआ देखते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि शिक्षा संस्थाओं की सहायता दे रही है। मान लीजिए स्टेट जो है, राज्य जो है, वो क्या कर रही है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता दे रही है, आर्थिक सहायता या कुछ फंड वगैरह उनको दे रही है। तो ध्यान रखना है कि राज्य जो है वो किसी भी शिक्षा संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि ये किसी एक विशेष धर्म से संबंधित है या किसी एक भाषा से संबंधित है, तो किसी एक भाषा को ज़्यादा दे रहा है और किसी एक भाषा की शिक्षा संस्था को कम दे रहा है। इस टाइप की जो भेदभाव है वो स्टेट है वो नहीं करेगा। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 30 की क्लोज 2 में। इतना ये जो है छोटा सा प्यारा सा 2 आर्टिकल्स अल्पसंख्यक के लिए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं कि कुछ एक्ट्स वगैरह, सॉरी, इसमें कुछ केसेस वगैरह हुआ था। एक इम्पोर्टेंट केस का जिक्र आता है, TMA पाई फाउंडेशन केस। उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछ लेता है कई बार, और हम चाहिए क्योंकि उसके बाद से इसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें और निकल कर हमारे सामने ये आगे देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे अल्पसंख्यक का अभिप्राय। जो शब्द लिया गया है अल्पसंख्यक, उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो अल्पसंख्यकों का वैसे तो, चलिए वीडियो शुरू करते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे अल्पसंख्यक का अभिप्राय। जो शब्द लिया गया है अल्पसंख्यक, उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो अल्पसंख्यकों का वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन है इस शब्द को। पर्टिकुलर कैसा है, किस आधार पे अल्पसंख्यक किसी को माना जाएगा, पर्टिकुलर उसको डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी क्या है कि इसको बहुत सारे केसेस में और बाकी जो एक सामान्य अवधारणा बनी है उसके आधार पे इसको देखा जाता है। सबसे पहले इसमें अगर देखा है या इस शब्द का अर्थ, तो वो क्या है कि संख्यात्मक रूप से हम देखते हैं। एक तो कि जिस समुदाय की आबादी क्या हो, 50% से कम हो, तो वो क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक। ठीक है, यानी कि जिस समाज की या समुदाय की आबादी क्या है वो 50% से कम हो धार्मिक आधार पर या भाषाई आधार पर, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक अल्पसंख्यकों की काउंटिंग में उसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद दूसरा मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो अल्पसंख्यक है, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं हम पहले कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर
होता है या स्तर पर किया जाएगा या राज्य स्तर पर होता है, न कि ऑल इंडिया लेवल पे। ध्यान रखना है, अल्पसंख्यकों का निर्धारण क्या होता है, वो राज्यों के स्तर पर होता है, ना कि ऑल इंडिया लेवल पर इसका स्तर उसको हम काउंट करते हैं। इसका रीजन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का अल्पसंख्यकों का निर्धारण भी क्या होता है, राज्य के स्तर पर होता है। क्योंकि भाषा के आधार पर एक राज्य बनाएंगे तो उसमें उस भाषा वाले नागरिक हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी और बाकी की संख्या कम होती है। ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक, मैं थोड़ा सा पहले साफ कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। वो क्या है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। वो क्या है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था से क्या, उससे क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है उसका, तो वो थोड़ा सा हम समझने की कई बार जिक्र आया है ऐसा अधिकार में। शैक्षणिक संस्था क्या हो गया, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था। तो चलिए समझें। सबसे पहले अगर हम इसको समझें कि वे शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक, वे शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा क्या हो, स्थापित हो। सबसे पहली क्या मतलब है, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का मतलब क्या हो जाएगा कि वे शैक्षणिक संस्थाएं जो किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जो है वो स्थापित की गई हो। और दूसरा अगर हम इसमें देखें, दूसरा होता है कि वर्ष 2006 में, जिसमें मैं अभी जिक्र किया था मैंने कि वर्ष 2006 में क्या हुआ था, वर्ष 2006 के TMA पाई फाउंडेशन केस में क्या हुआ था, उस केस में जिक्र किया गया था, क्या जिक्र किया गया था कि में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि देखिए कि TMA फाउंडेशन केस में यह कहा गया कि राज्य के द्वारा आर्थिक अनुदान या सहायता अनुदान प्रदान करने से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की प्रवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा क्या, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था। इसमें ध्यान देना है कि वर्ष 2006 में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि TMA पाई फाउंडेशन केस का रिलेशन किससे बनता है, तो आर्टिकल 30 के साथ इसका कनेक्शन बन जाता है। और दूसरा ये कब आया था, 2006 में इसका रिजल्ट आया। और केस में ये क्या कहा गया कि राज्य अगर किसी भी अल्पसंख्यक सहायता देता है, उसमें उसका प्रवृत्ति जो है, उस संस्था का प्रकार जो है वो नहीं बदलेगा, वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ही वो रहेगी, वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं बन जाएगी। एक ऐसा शैक्षणिक संस्था जो है वो फिर
गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में नहीं आएगी, रहेगी वो क्या, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ही रहेगी। बस इतना है फर्क उसमें कि उसने, सरकार ने थोड़ी सी उसमें आर्थिक सहायता की है, बस ध्यान देना है, इतना सा ही है इसमें। उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम चलिए देखते हैं। तो देखते हैं आगे स्थापना और प्रबंध के अधिकार से क्या मतलब है, उससे क्या आशय है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्थापना और उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को शैक्षणिक संस्था के शुल्क निर्धारण, उसकी फीस डिसाइड कौन कर सकती है, वो स्कूल जो है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, वो क्या डिसाइड कर सकती है, शुल्क निर्धारण का अधिकार। ठीक है, सबसे पहला क्या मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संस्था की जो शुल्क है, फीस है, उसने के लिए उसका अधिकार किसके पास रहेगा, उसके पास रहेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, लेकिन बट न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थाएं व्यावसायिक संस्था नहीं है। व्यावसायिक संस्था नहीं है, इसलिए डोनेशन अधिकार नहीं है। ध्यान देना है कि जो व्यावसायिक संस्था जो है, इससे मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसी संस्था जिसमें जो व्यावसायिक जो होते हैं उससे संबंधित पढ़ाई जैसे करवाए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गई, मेडिकल कॉलेजेस हो गई, ITIs हो गई, या इस टाइप की जो संस्थाएं हैं B.Ed वगैरह की, उसमें क्या चलता है, डोनेशन का सिस्टम चलता है। तो ध्यान रखना है कि न्यायालय ने ये कहा है कि ये जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, ये एक व्यावसायिक संस्था नहीं है, ये सिर्फ एक शैक्षणिक संस्था है। तो इसलिए इसमें डोनेशन लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये किसने कहा था, ये उसी केस में कहा था, TMA पाई फाउंडेशन केस, उसमें ये कहा गया था कि ये व्यावसायिक संस्था नहीं है, इसलिए डोनेशन नहीं ले सकते। अगली चीज इसमें देखा जाए तो स्थापना और प्रबंध से संबंधित क्या अधिकार हो जाएगा कि शैक्षणिक संस्थाएं, जो शैक्षणिक संस्थाएं होंगी, जो अपने संस्थान में क्या हो जाएगा, संस्थान में शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यकों के प्रवेश की मात्रा का भी निर्धारण कर सकती है। ठीक है, लेकिन बात दूसरी इसमें क्या है कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या होगी कि बट ध्यान रखना है कि जो एडमिशन की प्रोसेस होगी, प्रवेश की जो प्रक्रिया है, वो क्या होनी चाहिए, प्रवेश की
प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये जो 2 टाइप के इंपॉर्टेंट अधिकार हैं वो स्थापना और प्रबंधन से संबंधित अधिकारों का मतलब ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा और ये देख लेते हैं। फिर जब ये चीजें आ चुकी है तो इसमें सरकार जो है, राज्य जो है, वो किन किन मुद्दों पर जो है उनको कंट्रोल कर सकती है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो चलिए जानते हैं, सरकार का इन संस्थाओं पर नियंत्रण रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके बाद में तीसरा हमारा जो इस टॉपिक या क्लास का आखिरी पड़ाव जो है उसमें क्या है कि सरकार जो है वो किन मुद्दों पर इन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को क्या है कंट्रोल कर सकती है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, वो सरकार करेगी। और इस प्रकार क्या हो जाएगा कि अल्पसंख्यक संस्थाओं और बाकी जो स्कूल्स हैं उन सभी में शैक्षणिक योग्यताएं क्या हो जाएगी, वो समान हो जाएगी, एक बराबर हो जाएगी। इसके बाद दूसरा है शैक्षणिक सत्र का निर्धारण जो है वो कौन करेगी, वो भी सरकार डिसाइड करेगी। और तीसरा और आखिरी पॉइंट है इसमें क्या हो जाएगा कि जो एकेडमिक एबिलिटीज़ है उसको सुनिश्चित करने का अधिकार किसको दिया गया है, वो भी सरकार को दिया गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं, इन संस्थाओं में क्या होता है, RTE जो है, राइट टू एजुकेशन, ध्यान रखना है, RTE क्या है, एप्लीकेबल होता है, उनको करना पड़ेगा, ये RTE के अधीन आती है। इसी के वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए।